तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 8 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है वह दस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिस कहानी में आप एक अजीब चीज़ सीखेंगे। ऐसे मैसेजेस बहुत कम मिलते हैं। पहली सीख आपको ये मिलेगी कि कोई आदमी जरूरी नहीं कि आधी ज़िंदगी सही रहा हो तो आधी ज़िंदगी भी वो सही ही रहेगा। एक आदमी जो बेहद देवता की क्षम का हो, उसने बड़े अच्छे अच्छे काम किए हों, लेकिन कब उसके ऊपर शैतान हावी हो जाए, कब वो ऐसे काम कर दे कि बुरे से बुरा इंसान भी नहीं कर सकता, ये तमाम चीज़ें कभी कही नहीं जा सकती। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें आपको कानून और पुलिस का एक ऐसा लूपहोल पता चलेगा जो वास्तव में आपको हैरान कर देगा। और एक सवाल जो कई लोग पूछते हैं, कितने केसेस पेंडिंग क्यों हैं, तो क्यों है, इसका जवाब भी इस कहानी में आपको मिल जाएगा। कहानी आज से ठीक 9 साल पहले की है। कहानी उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की है। दरअसल इसी ग्रेटर नोएडा में अल्फा 2 इलाके में एक परिवार रहा करता था। परिवार का पूरे इलाके में नाम था, रसूख था, इज्जत थी, हजारों लोग जानने वाले थे। इन सब चीज़ों के पीछे वजह थी परिवार के जो मुखिया थे चंद्रमोहन शर्मा। वो आरटीआई एक्टिविस्ट थे। आरटीआई यानी कोई चीज़ अगर हो रही है, सरकार ने कहीं पैसा लगाया है, जैसे कोई सड़क बन रही है तो सड़क में कितना खर्चा हुआ, काम कितना हुआ, काम कहाँ तक पहुँचा, इन तमाम चीज़ों की जानकारी एक हम लोगों के पास बेसिक अधिकार है, सूचना का अधिकार। तो सूचना के अधिकार के तहत आप उस काम की पूरी जानकारी ले सकते हैं, कराने वाले से मांग सकते हैं, सरकार से मांग सकते हैं। सरकार आपको जवाब देने के लिए बाध्य है। ऐसे चक्करों में आम इंसान नहीं पड़ना चाहता, लेकिन अगर कोई इंसान ऐसा हो जो अपने कीमती समय को निकालने के बाद इन चक्करों में पड़े, आरटीआई फाइल करे, फाइल करने के बाद जवाब ले, अगर उसमें कुछ गलत मिले तो फिर उसके खिलाफ कोर्ट जाए, तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। जो होते हैं फिर उनका बहुत सम्मान होता है। और ऐसे ही किस्म के इंसान चंद्रमोहन शर्मा थे। चंद्रमोहन शर्मा की जो बीवी थी सविता शर्मा, वो आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई थी। आम आदमी पार्टी साल 2014 में अपने पीक पे थी, इस वजह से भी इनका ठीक ठाक नाम था। चंद्रमोहन शर्मा भी आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे, साथ ही ये समाज सेवा भी करते थे। इस वजह से पूरे इलाके में इनका नाम था, सभी लोग बहुत सम्मान करते थे। जहाँ कभी दिक्कत होती चंद्रमोहन शर्मा खुद आगे आते। आगे आने के बाद पुलिस से, प्रशासन से सवाल जवाब करते। सवाल जवाब करने के बाद जब तक उस समस्या से निजात न मिल जाए तब तक धरने पे बैठे रहते, तब तक प्रोटेस्ट करते, जगह जगह लोगों के साथ स्टैंड लेते। अगर किसी गरीब के साथ कहीं अत्याचार हो रहा हो तो इन तमाम जगहों पे चंद्रमोहन शर्मा जाते। लोगों के बीच अच्छी खासी इमेज बनाई इन्होंने। इन तमाम चीज़ों के दौरान कई बार ऐसा भी हुआ कि जब किसी सड़क पे इन्होंने आरटीआई फाइल की तो जिस ठेकेदार ने कुछ घोटाला किया था, कुछ गलत काम किया था, उसको जब सज़ा हुई, उसके ऊपर फाइन लगा, तो उस ठेकेदार से इनकी दुश्मनी भी हुई। क्योंकि अच्छा खासा काम चल रहा था, उसने घोटाला कर लिया था, जो जेई था उसने पास कर दिया था। लेकिन यहाँ तो एक कोर्ट में मामला गया, उसके बाद सज़ा मिली, पेमेंट रुका, तो न जाने कितने दुश्मन भी बने। इस वजह से कई लोगों ने धमकी भी दी कि तुम्हें देख लेंगे। जब इन्हें धमकी मिली तो इन्होंने फिर पुलिस को इत्तला किया कि इस काम की वजह से मुझे धमकी मिल रही है। पुलिस ने भी कहा कि ठीक है, हम आपकी सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे, जो धमकी दे रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बहरहाल ऐसी चीज़ें चलती रही, इन्होंने कभी अपना काम रोका नहीं। साल 2014 में मई महीने और अप्रैल महीने में इनको लगातार धमकियाँ मिल रही थी। लगातार इन्होंने पुलिस को रुख किया और कहा कि मुझे धमकी मिल रही है, मुझे सुरक्षा दी जाए, मैं अपने काम की वजह से कई दुश्मन बना बैठा हूँ। लेकिन पुलिस ने बहुत गौर किया नहीं। और इसी बीच 1 मई साल 2014 की वो तारीख थी जब ग्रेटर नोएडा पुलिस के पास एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला शख्स बताता है कि सर, जो क्रिकेट स्टेडियम है वहाँ पे कार खड़ी हुई है, कार बुरी तरह जल रही है और अंदर किसी शख्स के होने की पूरी आशंका है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि उसमें कुछ मूव कर रहा। अब पुलिस जब ये सूचना सुनती है फ़ौरन भाग के वहाँ पे जाती है। जो दमकल विभाग था उसको लेके जाती है। जाने के बाद फ़ौरन आग को बुझाने की कोशिश की जाती है। घंटों तक मशक्क़त होती है, पूरी कार जल के स्वाहा हो जाती है। उसके बाद जैसे तैसे करके आग पे काबू पाया गया। काबू पाने के बाद जब कार के गेट को खोला गया तो अंदर लगभग जल चुके एक शख्स की लाश थी। अब ये चीज़ जैसे ही पुलिस वालों ने देखी, देखने के बाद पुलिस वालों के पास 2 सवाल थे। पहला, ये आग कैसे लगी, और दूसरा, ये गाड़ी किसकी है और ये शख्स कौन है जो जिंदा जल गया। फ़ौरन आसपास के लोग इकट्ठा हुए,
गाड़ी की शिनाख्त करने की कोशिश की गई। गाड़ी के नंबर प्लेट और चेचिस नंबर से जब शिनाख्त की गई तो पता चला कि ये गाड़ी जो है किसी और की नहीं, चंद्रमोहन शर्मा की ही है। और साथ ही अंदर जो लाश है वो कोई और नहीं, चंद्रमोहन शर्मा ही है। अब ये चीज़ जैसे ही आसपास के लोगों ने देखी, फ़ौरन चंद्रमोहन शर्मा की बीबी को इत्तला किया गया। सविता बेचारी भागी भागी पहुंची। पहुंचने के बाद अपने पति की ऐसी लाश देखने के बाद दहाड़े मार के रोने लगी। फ़ौरन पुलिस आती है, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए लेके जाती है। बॉडी का पोस्टमार्टम होता है। तब तक ये खबर रात भर में पूरे नोएडा में और नोएडा के साथ साथ उत्तर प्रदेश में फैल जाती है। एक आदमी जो इतना बढ़िया काम कर रहा था उसको कार में जिंदा जला के मार दिया गया। फ़ौरन न जाने कितने लोग सड़कों पे उतर जाते हैं, न जाने कितने लोग धरने देने लगते हैं। कई ऐसे परिवार थे जिनका चंद्रमोहन शर्मा ने कभी मदद की थी। इस वजह से अब तमाम लोग सड़कों पे उतर गए, सरकार को घेरने लगे। आम आदमी पार्टी के न जाने कितने लोग प्रोटेस्ट करने लगे। अब ये तमाम चीज़ें जब हुई तो पुलिस पे भी प्रेशर बना कि किसने किया उसको पकड़ा जाए। तो पुलिस वालों ने अब जांच पड़ताल शुरू की और सबसे पहले चंद्रमोहन शर्मा की जो बीवी है सविता शर्मा, उनसे पूछा कि क्या आपको किसी पे डाउट है, क्या किसी से कोई दुश्मनी, कोई रंजिश। अब ये सवाल जब सविता शर्मा से पूछा गया तो सविता शर्मा ने बहुत क्लियर कट बात बोली। उन्होंने कहा कि अब ये सवाल आप पूछ क्यों रहे हैं? अगर आप यहाँ की पुलिस हैं तो आपको पता होगा कि मेरे पति ने महीनों से गुहार लगाई थी कि उसकी जान को खतरा है, आपने ही सुरक्षा नहीं दी। अब पुलिस वालों ने फिर बेइज्जती तो हो ही रही थी, फिर भी उन्होंने कहा कि अच्छा किससे खतरा है? तो फिर सविता शर्मा ने बताया कि मेरे पति के कई दुश्मन थे, प्रॉपर्टी को लेकर विवाद था और उनसे ही खतरा था। अब 2-3 लोगों का नाम जब बीबी ने लिया, इधर ये खबर जो है देखते देखते पूरे देश में फैल गई। जितने भी लोग थे अब इस खबर पे नज़र गड़ा के बैठे थे कि आखिर चंद्रमोहन शर्मा को किसने मारा। पुलिस वाले जब 3 नाम सुनते हैं, सुनने के बाद फ़ौरन जाते हैं और उन तीनों को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करके उनसे सख्ती से पूछताछ शुरू होती है। पूछताछ जारी रही। जो शख्स थे वो लगातार मना करते रहे, कहते रहे कि सर मैं वहाँ नहीं था, मैंने ऐसा नहीं किया, मेरी कोई दुश्मनी भी नहीं थी। पुलिस वालों का प्रयास था कि यही लोग अगर इकबाल जुर्म कर लें तो इतनी बेइज्जती ना हो, लेकिन ये तीनों अपने जिद पे अड़े रहे। पुलिस वाले न जाने कितनी कोशिश किए, ना को चने चबा लिए, लेकिन इन तीनों ने कभी स्वीकारा ही नहीं कि हाँ हमने कत्ल किया है या फिर इस कत्ल से हमारा कोई संबंध है। अंत में अब पुलिस भी कभी संबंध स्थापित कर नहीं पाई, तो मजबूरी में फिर इन तीनों को छोड़ना पड़ा। अब बीवी ने और परिवार वालों ने शक जाहिर किया। इधर जिन पे शक था वो बाइज्जत बरी हो गए, तो अब कातिल कौन है? इधर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें भी कहा गया कि ये जो शख्स है जिसकी लाश है उसने न शराब पी थी, ना ही ऐसी कोई बात थी, गाड़ी में भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, पेट्रोल डाल के जलाया गया है, यानी ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। अब जैसे ही मर्डर और इधर 3 लोग पे शक था, एक उम्मीद थी कि केस सुलझेगा, लेकिन तीनों ने अब इकबाल जुर्म किया नहीं। पुलिस वाले भी कोशिश करते रह गए, तो अब क्या करें? बहरहाल वक्त गुजरता रहा, लोग धरने पे बैठे रहे, जांच पड़ताल होती रही। इसी दौरान जैसे इस घटना के कुछ दिन गुजरते हैं, एक शख्स आता है थाने और आने के बाद एक मिसिंग कंप्लेन दर्ज करवाता है और कहता है कि साहब मेरी बेटी जिसका नाम है प्रीति नागर वो गायब है। अब पूछा जाता है कि कहाँ की रहने वाली, तो प्रीति नागर के माँ बाप ने बताया कि हम अल्फा 2 इसी मोहल्ले के रहने वाले। अब पुलिस वाले एक तरफ इस मर्डर केस को लेकर परेशान थे, इधर एक 20-22 साल 25 साल की लड़की की मिसिंग कंप्लेन। अब ये क्या? पुलिस वालों ने समझा बुझा के भेजा, कहा कि ठीक है आप जाइए हम खोज लेंगे। पुलिस वाले अब इसी केस में बिजी रहे, लगातार जांच पड़ताल करते रहे। प्रीति नागर के बारे में खोज खबर ली, लेकिन कहीं से प्रीति नागर की कोई जानकारी, कोई सूचना मिली ही नहीं। बहरहाल उनका फोकस भी ज़्यादातर इसी चंद्रमोहन शर्मा के कातिलों को ढूंढने पे था। वक्त गुजरता रहा, महीनों गुजर गए। 1 मई की ये घटना थी, देखते देखते पूरा मई गुजर गया, पूरा जून गुजर गया, पूरा जुलाई गुजर गया और अगस्त महीना आ जाता है और 4 महीनों में भी पुलिस वालों के हाथ खाली, ना कोई सबूत, ना कोई सुराग, ना कातिल का कुछ पता। इधर जो प्रीति नागर के फादर थे लगातार थाने के चक्कर लगाते रहे कि साहब मेरी बेटी को खोज दीजिए, लेकिन कहीं से पुलिस वालों ने ना उतनी तवज्जो दी, ना ही कहीं से कोई सूचना मिली। पिता बेचारा परेशान कि प्रीति नागर कहाँ गई। इसी दौरान 9 अगस्त की बात है, 9 अगस्त साल 2014, 9 अगस्त साल 2014 को प्रीति नागर के फादर के पास एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला शख्स सामने से कहता है कि क्या आप अपनी बेटी को ढूंढ रहे हैं?
अब ये शब्द एक बूढ़ा बाप जब अपनी बेटी के बारे में सुनता है, फ़ौरन कहता है कि हाँ बेटा ढूंढ रहा हूँ, आप कौन है। तो वो शख्स बताता है सामने से, मैं कौन हूँ उसके पीछे आप मत परेशान होइए, लेकिन इतना बता दूंगा कि आपकी जो बेटी है वो बेंगलोर में है, और आइए और आप इसे आके ले जाइए। अब ये शब्द उस शख्स ने बोला, इधर पिता फिर कहने लगा कि आप कौन हैं, लेकिन तब तक सामने से फ़ोन कट कर दिया गया। अब पिता जब ये बात सुनता है, सुनने के बाद अब उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ, अब कौन था ये। उसने पुलिस को इत्तला किया। पुलिस वालों ने कहा कि ठीक है हम देखते हैं। इसके बाद फिर एक फ़ोन आता है, फिर सामने वाला कहता है कि सर आप अपनी बेटी को ढूंढ रहे हैं। पिता फिर कहता है कि हाँ, फिर कहता है कि आइए और बेंगलोर में है, लेके जाइए। अब ये 2-3 बार जब फ़ोन आया तो पिता ने फिर पुलिस वालों को सख्ती के साथ बताया कि मेरी बेटी के संबंध में ऐसा फ़ोन आ रहा। और इधर इत्तेफाक देखिए कि जब बेटी गायब हुई तो पुलिस वालों ने नंबर वगैरह नोट किया था। तो 4 महीने बाद पुलिस वालों ने चंद्रमोहन शर्मा के भी कॉल डिटेल खंगालनी शुरू की। चूँकि कहीं से कोई सबूत, कोई क्लू मिला नहीं, तो उन्हें लगा चलो यही खंगाल लें। तो इत्तेफाक देखिए कि जब चंद्रमोहन शर्मा की कॉल डिटेल निकाली और इधर प्रीति नागर के फादर ने जब प्रीति नागर का नंबर दिया, तो चंद्रमोहन शर्मा की कॉल डिटेल में जो प्रीति नागर का नंबर था वो मिल जाता है। वो भी 1-2 बार नहीं, घंटों घंटों बातचीत। अब ये मामला जो अब तक अलग अलग दिख रहा था, जैसे कॉल डिटेल में नंबर मैच हुए, फ़ौरन ये मामला एक साथ जुड़ गया। पुलिस वालों ने अब प्रीति नागर और चंद्रमोहन शर्मा के मामले को जोड़ के देखा। जिस नंबर से फ़ोन आया था फिर उसके बारे में पता करना शुरू किया कि किसका फ़ोन था। तो पता चला कि ये नंबर हरियाणा में है और हरियाणा के बाद नेपाल में है। और इधर पिता ने बताया कि सामने वाला शख्स बता रहा था कि बेंगलोर में। तो फिर पुलिस की 3 टीमें बनी और तीनों टीम अलग अलग जगह, एक टीम हरियाणा, दूसरा नेपाल और तीसरा बेंगलुरु, तीनों जगह के लिए रवाना हो जाती है। तीनों टीम जाती हैं। हरियाणा की टीम हरियाणा में जांच कर रही, जो टीम नेपाल गई थी वहाँ पता कर रही, बेंगलुरु वाली टीम बेंगलुरु में पता कर रही। तो हरियाणा और बेंगलुरु की टीम के तो हाथ खाली थे नेपाल के, लेकिन जब बेंगलुरु वो टीम जाती है, जाने के बाद जब पता करती है कि फ़ोन कहाँ से आया, तो पता चला फ़ोन एक पीसीओ से आया था। पीसीओ से फ़ोन आया तो इत्तेफाक से वहाँ कैमरा लगा था। पुलिस वालों ने कैमरा खंगालना शुरू किया और जैसे ही कैमरा खंगाला और जब टाइम मैच कराया तो जो शख्स कैमरे में दिखाई दिया, उसे देखने के बाद पुलिस वाले सन्न रह जाते हैं, क्योंकि उस शख्स का अंतिम संस्कार लगभग 100 लोगों के सामने पुलिस ने खुद करवाया था। ये शख्स कोई और नहीं, चंद्रमोहन शर्मा ही था जिसने फ़ोन किया। अब ये चीज़ जैसे पुलिस वाले देखते हैं, देखने के बाद फ़ौरन तलाश शुरू करते हैं और बेंगलुरु में ही तलाश ख़त्म होती है। अंत में चंद्रमोहन शर्मा और प्रीति नागर दोनों मिलते हैं। इनको वहाँ से लाया जाता है। लाने के बाद अब पहला सवाल यही था कि अगर तुम जिंदा हो तो कार में कौन था। इसके बाद जब इससे पूछा गया तो फिर जो कहानी निकल के सामने आई, उसे सुनने के बाद लोगों का भरोसा टूट गया कि हम जिसके लिए धरने दे रहे थे वो कैसा इंसान निकला। दरअसल चंद्रमोहन शर्मा अपनी ज़िंदगी में बेहद खुशहाल, खुशमिजाज समाजसेवी तो था, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी बीवी से इसका जो संबंध था वो बढ़िया नहीं था। बीवी से खटपट लगी रहती। इसी दौरान इसके नज़दीक पड़ोस की रहने वाली प्रीति नागर आ जाती है। अब प्रीति नागर जिसको अच्छी लगती है, प्रीति नागर को ही अच्छा लगता है। दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। अब आलम यह हुआ कि बीबी से इधर खटास, प्रीति नागर इधर अच्छे से बात कर रही। तो देखते देखते चंद्रमोहन शर्मा प्रीति नागर के करीब हो गया। सारी चीज़ें ठीक चलती रही। बीबी से छुप छुपा के ये नाजायज़ संबंध भी चलता रहा। लेकिन एक दिन किस्मत का खेल कि प्रीति नागर ने मैसेज किया और उस टाइम जो फ़ोन था चंद्रमोहन शर्मा का बेडरूम में था और बीबी ने मैसेज देख लिया। अब जैसे ही बीबी ने मैसेज देखा, बीबी फ़ोन कर देती है, प्रीति नागर को बुरा भला कहती है। प्रीति नागर फिर इसको बताती है कि तुम्हारी बीबी ने मुझे बुरा भला कहा, उसे छोड़ो, मेरे पास आओ। अब ये अपनी बीबी को डांटता फटकारता है। अब इसी बात को लेके एक टिकड़ी मच जाती है। प्रीति नागर चंद्रमोहन पे दबाव बनाती, चंद्रमोहन शर्मा पे दबाव, जो सविता था उस पर दबाव। ये चीज़ें लगातार चलती रही, दोनों के बीच जिरा बहस होती रही और अंत में इसे लग गया कि बीबी से बन नहीं रहा, तलाक दे नहीं सकता, आम आदमी पार्टी से जुड़ा हूँ, तो एक काम करता हूँ, मैं ही मर जाता हूँ। लेकिन मैं मर जाऊँगा तो प्रीति के साथ कौन रहेगा। तो फिर प्लान बना कि मरना तो है, लेकिन ऐसे मरना है कि मैं मरूँ भी ना और मर भी जाऊँ। तो इसके लिए फिर इसने अपने साले को शामिल किया। साले को कहता है कि एक काम करो, अगर मैं मर जाता हूँ तो होंडा सिटी कार है, कंपनी का बीमा, साथ ही मेरा खुद का जीवन बीमा और प्रॉपर्टी, ज़मीन, ये तमाम चीज़ें हैं। तुम्हारी बहन की भी ज़िंदगी बढ़िया होगी और मेरे जो बिजनेस हैं उसको तुम संभाल लेना, तो तुम्हारी भी ज़िंदगी बढ़िया। अब साला जब ये बात सुनता है, सुनने के बाद फ़ौरन खुश, कहता है जीजा क्या करना है बताओ। फिर प्लान बनता है और एक मूवी आई थी उस टाइम, अंधा कानून।
फिर उस कानून, अंधा कानून जो मूवी थी, उसको ये तीनों लोग बैठ के देखते हैं। देखने के बाद फिर प्लान बनता है किसी के तर्ज पे अब एक कत्ल करना है। तो फिर कैसे? तो फिर तलाश थी एक ऐसे शख्स की जो हूबहू चंद्रमोहन शर्मा जैसा दिखता हो, शकल से ना सही लेकिन बॉडी से। इत्तेफाक से वो तलाश एक मंदबुद्धि के ऊपर जाके ख़त्म हुई। वो शख्स पागल था, उसके आसपास कोई था नहीं, ना उसका रिश्तेदार, ना कोई सगा संबंधी। इसके बाद अब प्लान बन चुका कि इसको मारना है, लेकिन कैसे? तो सबसे पहले चंद्रमोहन शर्मा उस पागल को एक मंदिर पे ले जाके रख देता है और कहता है कि तुम्हारे रहने खाने का जिम्मा मैं उठाऊंगा। वो बेचारा भोली भाली बुद्धि का इंसान बातों में फंस गया। चंद्रमोहन शर्मा उसको अपने भरोसे में लेता है, लेने के बाद अपने इर्द गिर्द रखता है। और 1 मई को कायदे से ये प्लान शुरू हुआ था 30 तारीख को, 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल को ये जाता है अपने होंडा सिटी कार में, पेट्रोल रखता है 3 से 4 लीटर। 1 मई को ये निकलता है। निकलने के बाद इसका साला बाइक से उस पागल को अपने साथ लेके आता है। लाने के बाद उसको कार में डालता है। डालने के बाद ये दोनों लोग मिलके कार में पेट्रोल डालते हैं। डालने के बाद आग लगा देते हैं। अब ये पूरी पहेली, पूरी कहानी जब चंद्रमोहन शर्मा ने सुनाई तो इस कहानी से 2 चीज़ें क्लियर थी। पहला कि इन्होंने कत्ल किया है, और दूसरा ये शख्स जिंदा है। यानी अब तक जिसके मर्डर की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी वो जिंदा है, और जिसके लिए चल रही थी वही कातिल है। फिलहाल फिर पुलिस ने अपना काम शुरू किया। मामला कोर्ट में गया। कोर्ट में अब चार्जशीट फाइल हुई। साल 2014 से इस मामले की जो सुनवाई है वो चलती रही। जो मैंने कहा कि कानून के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। साल 2014 से इस केस की सुनवाई चलती रही। उसके बाद 14 बीता, 15 बीता, 16 बीता, 17 बीता, 18 बीता, और 19 में 22 सितंबर साल 2019 को जो गौतम बुद्ध नगर की लोअर कोर्ट है, उस कोर्ट ने इनको, चंद्रमोहन शर्मा को, इस हत्याकांड में दोषी पाया। और दोषी पाने की वजह से इनको उम्र कैद की सज़ा सुना दी। अब उम्र कैद की जब सज़ा सुनाई तो लोगों को लगा कि चलो एक कातिल जिसके लिए हमारे मन में इतनी सिंपैथी थी उसको सज़ा मिल गई, अब कानून की जीत हुई। लेकिन ऐसे कैसे? जैसे ही चंद्रमोहन शर्मा को सज़ा हुई, और एक चीज़ बताना भूल गया, मैं आपको आगे बताऊंगा। जब सज़ा हुई तो सज़ा होने के बाद इसने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। अब हाईकोर्ट का दरवाज़ा इसने जब खटखटाया तो 17 सितंबर साल 2022 तक हाईकोर्ट में मामला चला, और हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। हालांकि मर्डर के उसमें नहीं, लेकिन इसकी जेल में रहने की वजह से, और कहा है कि अभी तक उतने पुख्ता सबूत नहीं है कि इसको दोषी माना जाए। पुलिस ने जो अपना चार्जशीट फाइल किया है वो परिस्थितिजनक साक्ष्य के हिसाब से किया है कि हाँ, वो पागल गायब था, इसकी कार में मिला, इस वजह से ये कहा गया कि इसने कत्ल किया है। बाकी कत्ल करने की कोई ऐसे सबूत नहीं मिले कि चंद्रमोहन वहाँ पे मौजूद था। इस वजह से इनको बाइज्जत बरी अभी किया जाता है। जब मामला प्रूफ होगा तब सज़ा होगा, लेकिन तब तक ये जमान पे बाहर है। ये तमाम चीज़ें जब हो गई तब एक सवाल और जहन में आता है कि फ़ोन करने वाला शख्स कौन था जिसने प्रीति नागर के फादर को फ़ोन किया। तो ये शख्स कोई और नहीं, चंद्रमोहन शर्मा ही था। चूँकि चंद्रमोहन शर्मा जब ग्रेटर नोएडा में था तो बेबी भी पॉलिटिशियन, खुद भी पॉलिटिशियन, और पैसे, रुतबा, बिजनेस, तमाम चीज़ें थी। 85,000 के महीने के खर्चे थे। लेकिन जब अब अपनी प्रेमिका, अपनी माशुका को लेके ये भागता है तो भागने के बाद वहाँ एक 9,000 की छोटी मोटी नौकरी करने लगा। अब बेंगलोर जैसे शहर में 9,000 की नौकरी, आदमी कमाएगा क्या, बचाएगा क्या, खाएगा क्या? और एक ऐसा आदमी जिसने लग्जरी लाइफ जी हो, होंडा सिटी से चला हो। तो फिर कुछ टाइम तक तो चीज़ें ठीक लगी, लेकिन अब गर्लफ्रेंड का खर्चा, खुद का खर्चा जब भारी पड़ने लगा तो फिर इसने सोचा कि क्यों ना इसके फादर को फ़ोन करके इत्तला कर दूँ। फादर आएगा, अपनी बेटी लेके चला जाएगा, मेरा भी पीछा छूटेगा, बाकी ज़िंदगी में अपनी गुजारूंगा। लेकिन यहीं से पूरा मामला सुलझ और पलट गया। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब देखते हैं इस केस में क्या फ़ैसला होता है। लेकिन जो मैंने शुरू में कहा कि लोगों का भरोसा तो था, लेकिन जब कहानी खुली तो भरोसा टूट भी गया। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।